हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। क्या कि जो कार्यालय हिंदी जो भाषा है, यानी कि हिंदी की कार्यालय स्तर पर जो जिस हिंदी भाषा का यूज़ किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। उसे चूँकि हम कोई भी काम जो है बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उसका उद्देश्य, अभी तक हमने उसका अभिप्राय पढ़ा था, उसका स्वरूप पढ़ा था, अब हम उसका उद्देश्य पढ़ेंगे। किसका? कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। तो कार्यालय हिंदी को प्रचलन में, प्रशासन में राजकाज के रूप में लाने का क्या उद्देश्य है, हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, कार्यालय, मैं पहले आपको अपना बता देती हूँ, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे। ओके, देखो, कार्यालय हिंदी क्या है? कार्यालय के स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग करना ही कार्यालय हिंदी कहलाता है ना। तो कार्यालय के स्तर पर, यानी कि ऑफिशियल स्तर पर, यानी कि जो कार्यालय हैं, जो सरकारी कामकाज है, प्रशासन के राजकाज के जो काम होते हैं, वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग आखिर किस उद्देश्य से? इसी उद्देश्य से किया जाता है ताकि वहाँ के लोग भी हिंदी भाषा को समझ सकें और हिंदी का क्या है, पूरे भारतीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो सके। और जहाँ पे ये जो हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, है ना, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो सबसे पहली महत्वाकांक्षा यही थी कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में आए। तो उसी को और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि सभी लोग हिंदी भाषा को जान सकें, इसीलिए कार्यालय हिंदी आई। और आपने, जब हम उसका स्वरूप पढ़े थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कोर्ट था, न्यायालय जो था, वहाँ पे हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी गई थी, है ना। हमने वहाँ पे सब कुछ पढ़ा था कि नियम हो, पदबंध हो, और क्या था, विधेयक हो, जितने भी कानून होंगे, प्रारूप होंगे, जितने भी वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबके सब इंग्लिश में होंगे। हमने ये सब पढ़ा था। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए कार्यालय हिंदी आई, ताकि कार्यालय के स्तर पे हिंदी भाषा का यूज़ किया जा सके। ओके, चलो अब इसके नोट्स पढ़ते हैं। ओके, कार्यालय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। ओके, इसका उद्देश्य कार्यालय स्तर के प्रचलन, हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यालय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है और हिंदी को सर्व सामान्य तक पहुंचाना है। भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर ऐसी भी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता। हिंदी को वो महत्व प्राप्त नहीं है जो उसे प्राप्त होना चाहिए था। भारत की एक राष्ट्रभाषा हो, यह भी सपना था जो आज तक पूर्ण ना हो सका। देखो, अगर हम भारत में देखते हैं तो सारी की सारी राजभाषा है, कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, है ना। और आखिर ऐसी कौन सी भाषा है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बोली जा सकती है? ज़्यादातर लोगों को, जब भारत आज़ाद हुआ तब ज़्यादातर लोगों को लगता था कि हिंदी ही वो राष्ट्रभाषा बन सकती है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक हो, जो बोली जाती हो। लेकिन अंग्रेजी के आने के बाद और हिंसा के भड़कने के बाद हिंदी को वो स्थान नहीं दिया गया, लड़ाई हो गई, इसलिए हिंदी को वो स्थान नहीं दिया गया। तो हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में कभी नहीं आ पाए। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कार्यालय हिंदी के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा बन सके, इसीलिए कार्यालय हिंदी आई, क्योंकि ये भी तो हिंदी का ही एक रूप है ना। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं। ऐसे कई देश है जो प्रशासन और सामान्य स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनका चाहे नेशनल लेवल हो चाहे फिर नॉर्मल लेवल हो, यानी कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है और जो कार्यालय स्तर पर जो भाषा प्रयोग की जाती है, उन दोनों स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। और वे भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विस्तृत है। ठीक है, और वो देश कैसे हैं? भारत से काफ़ी बड़े भी और कभी कभार वो छोटे भी होते हैं, लेकिन उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो सभी तक पहुँच सके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है। ये सारी भाषाएं हैं, लेकिन इनकी जो लिपियाँ हैं अलग है, इसलिए ये अलग अलग भाषाएं हो जाती है ना। आपने भाषा पढ़ा होगा, हिंदी भाषा और उसका उद्भव विकास। इसमें बताया जाता है कि भाषा जो है कितने परिवारों से आई है। चलिए फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में ऐसे स्थान भी है जहाँ लोग हिंदी बोल तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं, परंतु उसे लिख और पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हिंदी भाषी लोगों को हिंदी पढ़ाने और लिखाने की बात भारतीय संविधान में निर्दिष्ट की गई है। ठीक है, ताकि लोग हिंदी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, इसलिए भारतीय संविधान में प्रावधान डाला गया है कि लोगों को हिंदी पढ़ाया हुआ लिखाया जा सके। फिर अगला पॉइंट है, भारत अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण, क्योंकि अभी अभी हमने बात की भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो वो अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते
राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदी भाषा को प्रचलन में लाने का कोई महत्व नहीं, कोई काम, कोई कदम ही नहीं उठाती है। हम जितनी पार्टियां देख ले, सब आती है, अपना अपना भाषण देखती है, राष्ट्र के कल्याण में कुछ करती है नहीं। कुछ ऐसा भी तो काम करे जो हमें भी ऐसा लगे कि हाँ ऐसी सरकार है, इसने ऐसा कुछ काम किया। ओके, तो क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कि कोई भी राजनीतिक पार्टी की इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि वो हिंदी भाषा को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में ला सके, है ना। तो वही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, राजभाषा यानी कि कामकाज की भाषा तो बन गई, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। ओके फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है। भारत में विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी उपेक्षा यानी कि उसकी जितनी अवहेलना की जाती है उतनी अन्य किसी क्षेत्र में नहीं की जाती। भारत में विधि मतलब कानून के क्षेत्र में, ठीक है, हिंदी की जितनी उपेक्षा, हिंदी को जितना अनदेखा किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ठीक है, उतना अन्य किसी क्षेत्र में नहीं किया जाता। फिर अगला है, अधिकांश न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद यहाँ पे है यानी कि न्यायालय की बात है। तो न्यायालय में क्या होता है, कोर्ट में केस डाला जाता है ना, तो वही है, केस जब डालते हैं तो वकील होते हैं, है ना। क्योंकि ये हिंदी है तो हिंदी में हमें थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमने कभी उतनी डीपली हिंदी पढ़ी है नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अधिकांश न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और होने वाली बहसें आज भी अंग्रेजी में होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो पहली लाइन है यही आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वाद का प्रयोग कर दिया। अब हम वाद तो किसी में भी जा सकते हैं ना, स्वच्छंदतावाद, समानतावाद है, आधुनिकवाद, विकासवाद, तत्ववाद, तो हम किसी वाद में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाद का मतलब यह है, कानूनी हम दृष्टि से देखेंगे, कानूनन दृष्टि से वाद शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो वाद है, जो कोर्ट में केस डाले जाते हैं और उनके ऊपर जो वकील खड़े किए जाते हैं, एक सपोर्ट में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, तो उन्हीं को यहाँ पे वाद कहा गया है, ठीक है। कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद, यहाँ पे वाद की जगह केस रख दो, कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले केस और होने वाली बहसों में आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अपने अपने वाद के संबंध में वादी या प्रतिवादी को यह भी पता नहीं चल पाता है कि न्यायालय में प्रस्तुत उसके वाद को अधिवक्ता द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया गया है। अब ये वाली लाइन समझिए कि अपने अपने वाद के संबंध में, यानी कि जिसने कोर्ट में केस डाला है, ठीक है, अपने अपने केस के संबंध में वादी को, यानी कि केस डालने वाला जो व्यक्ति है उसे, या प्रतिवादी यानी कि उसका अगेंस्ट, एक सपोर्ट में डालता है और एक अगेंस्ट में डालता है। दो तरह से केस डाली जाती है ना। जब भी लड़ाई होती है, कोर्ट में लड़ाई होती है, तो हमेशा एक होता है ना कि एक सही होता है, एक गलत होता है। तो यहाँ पे वही है, एक वादी है, एक प्रतिवादी है, ठीक है, एक वादी एक प्रतिवादी है, ठीक है, एक सीधा है और एक उसका अपोजिट है। तो उन दोनों को यह भी पता नहीं चल पाता है कि न्यायालय में जब उनकी बात रखी जाती है, उनके वाद को, यानी कि उनका जो केस है, अधिवक्ता यानी कि वकील के द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। वाद का मतलब यहाँ पे आ गया ना समझ में, केस है और जो केस को कोर्ट में दर्ज कराने वाला जो व्यक्ति है उसे यहाँ पे वाद कहा गया, ठीक है। और उसने उस वाद को उसके पक्ष में, यानी कि अधिवक्ता ने, उसने मतलब यहाँ पे अधिवक्ता है, उस वाद को यानी कि उस व्यक्ति के केस को कोर्ट में कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है या नहीं किया है, यह भी उसे पता नहीं चल पाता है। और उसने उस वाद को उसके पक्ष में प्रस्तुत किया भी है अथवा नहीं, यह भी विचार का तो निश्चित रूप से समाज के आम नागरिकों को अपने वाद के समय अपने अधिवक्ताओं द्वारा रखे जाने वाले तर्कों की जानकारी पूर्ण रूप से मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे पूरी मीनिंग का मतलब यही है कि इंग्लिश भाषा का यूज़ किया जाता है, इसलिए जो केस डालने वाला है उसे पता नहीं चल पाता है कि आखिर मेरा ये जो मुकदमा लड़ने वाला है, इसने मेरी बात को कितनी अधिक मजबूती से रखा है। ओके, पूरी इस राम कथा का ये छोटा सा मीनिंग है, बस लिखने का तरीका थोड़ा लेंदी है। चलिए आगे समझते हैं। अगर हिंदी भाषा, यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी रखी गई है कि अगर कोर्ट में हिंदी भाषा होती तो जाहिर सी बात है कि जो वादी है यानी कि केस रखने वाला व्यक्ति है, उसे ज़्यादा अपनी बात को समझने में दिक्कत नहीं होगी और वो
जज को भी अपनी बात अच्छे से समझा सकता है, उसे अपने वकील का इतना सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर हिंदी होती तो आम नागरिकों को न्याय के लिए पूरी आशा होती। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आम नागरिक को अपने वाद के समय अपने अधिवक्ता यानी कि अपने वकील द्वारा रखे जाने वाले तर्क यानी कि उसके वकील ने जो तर्क रखे हैं उसकी जानकारी पूर्ण रूप से मिल सकती। अगर हिंदी भाषा होती तो उसे पूर्ण रूप से वो जानकारी मिल जाती और वे अपने लिए उचित न्याय की आशा कर सकता। इसलिए कार्यालय हिंदी का यह भी उद्देश्य होता है कि वे आम सामाजिक के साथ होने वाले अन्याय को रोक सके और उसे न्याय दिला पाने में सामर्थ्य हो। ओके, मीनिंग निकल गया ना कि न्यायालय स्तर पे हिंदी भाषा को प्रयोग में लाने का क्या उद्देश्य है, ताकि जो केस डालने वाला व्यक्ति है उसकी भी समझ में आए कि आखिर केस है क्या। क्योंकि भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इंग्लिश जानती तो है लेकिन उतने अच्छे तरह से नहीं जानती। अगर हिंदी भाषा में कोर्ट में अगर केस रखा जाए तो आम नागरिक को समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जिस समय राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया था उस समय उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि जहां भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहां अंग्रेजी के शब्दों को यथावत देवनागरी लिपि में वह लिख सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हिंदी भाषा वो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, समझता भी है और साथ में उसे इंग्लिश भी आती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उसे हिंदी में अनुवादित करना यानी कि उसे हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला यानी कि हिंदी की ये जो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी की राजभाषा हिंदी का प्रयोग करता है और अगर उस कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह अंग्रेजी के शब्दों को यथावत यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, हम जो हिंदी का जो वर्ड होता है उसे हम रोमन इंग्लिश की इंग्लिश की लिपि में यानी कि रोमन लैंग्वेज में लिख के हम उसे बात करते हैं ना। अगर हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उस पर हम जाहिर सी बात है यही करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम हिंदी में यानी कि हिंदी की देवनागरी जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि में हम उस अंग्रेजी के शब्द को यथावत उसका लिपि के रूपांतरण करके उसे हम लिख सकते हैं, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आया ना समझ में? आशा करती हूँ आपको आया। नहीं आया हो तो पूछ लेना यार, शर्माना नहीं। अंग्रेजी के शब्दों को यथावत देवनागरी लिपि में लिख सकता है, ठीक है। अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। उस देवनागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा के शब्द को यथावत उसका रूपांतरण करके उसका शब्दों को हिंदी की भाषा में लिखकर वो प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि प्रशासन की अपनी एक सुनिश्चित शब्दावली होती है और ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव ही नहीं हो सकता, ठीक है। कि उसके जो शब्द हैं उनका अनुवाद करना इतना संभव नहीं होता है, इसलिए उन शब्दों के स्थान पर किसी अन्य शब्द की अपेक्षाकृत अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी लिपि में लिपिअंतर कर उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य व्यक्ति उस पत्र के मंतव्य को समझ सके, ठीक है। आगे ना मीनिंग सीधा सीधा मीनिंग था कि इस पूरी राम कथा का मीनिंग यही था दोस्तों कि जो भी शब्द है अंग्रेजी का उसे हम देवनागरी भाषा में लिपांतर करके उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक, जो कि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग है जो हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, हिंदी पढ़ता भी है, हिंदी लिखता भी है, ठीक है, लेकिन उसे इंग्लिश उतनी नहीं आती। ऐसा अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है ऐसा हमें मिलता है, क्योंकि हम शहरों में रहते तो हमें उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो लोग इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन जब हम गांव में जाते तो वहाँ इतनी इंग्लिश नहीं होती, वहाँ पे नॉर्मल वहाँ की जो मातृभाषा है, जो वहाँ की बोली है, वही वहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुँचाते हुए सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना ही कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि हिंदी लोग समझ सकते हैं तो इसलिए कार्यालय हिंदी इसीलिए है ताकि जो लोगों तक हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा पहुंच में नहीं है, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो हिंदी पढ़ के उस भाषा को समझ सकते हैं, अपने अधिकारों को अपने
जो उनके भी हित में जो देश में काम किया जा रहा है वो सब जान सके। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि न्यूज़ चैनल जितने भी आते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, यानी कि हर टाइम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी न्यूज़ चलती है, इंग्लिश न्यूज़ उतनी नहीं चलती है। क्यों? इसीलिए नहीं चलते क्योंकि दोस्तों क्योंकि भारत में ना ज़्यादातर लोगों को हिंदी अच्छे से समझ में आती है। अगर उन्हें इंग्लिश देखना है, पढ़ना है, सुनना है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आते क्या, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके पढ़ ले। लेकिन ज़्यादातर टीवी चैनल्स जो होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, ताकि चाहे शहर में बैठा हुआ व्यक्ति हो चाहे गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो सभी लोग क्या है, हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा भी न्यूज़ में यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल होते हैं वो मोस्टली हमें अपने टीवी पे तो कम ही देखने को मिलते हैं, लोग ज़्यादातर हिंदी चैनल ही देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना किसका कार्य है? कार्यालय हिंदी का कार्य है, और ये उसका उद्देश्य भी है, ठीक है। फिर है राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना रहा है। अब कार्यालय हिंदी का एक उद्देश्य ये भी हम देख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी क्या करती है कि राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिकों के बीच उसकी सीधी सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, जब तक प्रशासन और प्रजा में प्रत्यक्ष संवाद नहीं होगा तब तक बिचौलियों की भूमिका समाज में भ्रष्टाचार को जन्म देती रहेगी और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों से पूरी तरह वंचित रहेगा। तो इसका मीनिंग भी वही है कि सामान्य जो जन सामान्य है उसे उसके अधिकारों के प्रति सजग कराना है, और जो बीच में जो बिचौलिए बैठे रहते हैं कि नहीं, सॉरी यार इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊँगी। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात की जा रही है कि लोगों को हिंदी समझ में आती है और वो इंग्लिश में अपनी बात रख के उन्हें बातों में उलझा के और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है। तो हमने कार्यालय हिंदी का उद्देश्य पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, टेक केयर। समझ लेना, और समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। ओके, बाय बाय।